आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का विस्तार पूर्वक वर्णन दीजिए। और मुझे डिटेल में जानना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। आइए इसको देखते हैं। इसमें देखते हैं भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक रूप से दृढ़ तक पहुंचाने के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन एक ऐतिहासिक कदम सिद्ध हुआ। यह संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से लाया गया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जन सहभागिता, पारदर्शिता और स्थानीय शासन की मजबूती सुनिश्चित की जा सके। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इस प्रयास की शुरुआत 64वें संविधान विधेयक 1989 से हुई थी, जो संजीव गांधी की पहल थी। हालांकि वह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। तत्पश्चात विभिन्न सरकार द्वारा सुधार के कई प्रयास किए गए और अंत में 73वां संविधान संशोधन संसद द्वारा दिसंबर 1992 में पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 से यह लागू कर दिया गया। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? ग्राम सभा की पुनर्स्थापना। ग्राम सभा को लोकतंत्र की बुनियादी इकाई मानते हुए इसे नीति निर्माण और निगरानी में अहम भूमिका दी गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की गई। अधिनियम ने गांव, मध्य में क्या आता है, तालुका और खंड और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया। इसमें क्या है कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को माध्यमिक स्तर की पंचायत रखने की बाध्यता नहीं है। आरक्षण का प्रावधान भी दिया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को पंचायतों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण दिया गया है। कुल सीटों और अध्यक्ष पदों में 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए अनिवार्य किया गया है। इसमें क्या चुनाव व्यवस्था है? देखते हैं। पंचायत सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाएगा, जबकि अध्यक्षों का चुनाव राज्यों के अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हो सकता है। इसमें क्या है कि जो पंचायत सदस्य का चुनाव होगा वो डायरेक्ट मतदान द्वारा होगा, तथा जो अध्यक्ष होगा उसका चुनाव राज्यों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हो सकता है। इसका क्या कार्यकाल रहेगा और इसका क्या पुनर्गठन होगा? प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों तक का होगा और भंग होने की स्थिति में 6 माह के भीतर नए चुनाव कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 के पंचायत चुनाव की निगरानी, संचालन और निष्पक्षता की सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य को एक स्वतंत्र चुनाव आयोग गठित किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 आई पंचायतों की वित्तीय आवश्यकताओं की समीक्षा और अनुदान एवं करों के बंटवारे पर सिफारिश के लिए प्रत्येक राज्य में 5 वर्षों के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। विकास संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 243 जी। इसमें क्या है? पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी 29 विषयों परियोजना बनाने और उन पर क्रियान्वयन की जिम्मेवारी दी गई है। उन पर काम करवाने की जिम्मेवारी दी गई है, जो कि 11वीं अनुसूची में है। ऐच्छिक प्रावधान। पंचायतों को कर लगाने, शुल्क वसूलने और अपने संसाधन जुटाने का अधिकार देना। पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। संसद एवं विधानसभा सदस्यों को पंचायतों में भागीदारी देना। ग्राम सभा को अधिक शक्तिशाली बनाना। पेशा अधिनियम क्या था जो 1996 में पारित किया गया? संविधान का 73वां संशोधन 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों पर स्वतः लागू नहीं होता था। इस शून्यता को दूर करने के लिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेशा कानून लागू किया गया, जो इन क्षेत्रों की विशेष संरचना को ध्यान में रखते हुए पंचायतों को शक्तियां प्रदान करता है। और इसका क्या निष्कर्ष निकला? संविधान का 73वां संविधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र को जन आधारित बनाने का प्रयास है। यह न केवल प्रशासनिक को विकेंद्रीकृत करता है, बल्कि ग्रामीण भारत को सशक्त, उत्तरदायी और सहभागी बनाता है। इसमें भारत के लोकतंत्र नीचे से ऊपर की दिशा में मजबूती से बढ़ा है। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकाय को किन किन शक्तियों का हस्तांतरण किया गया? टिप्पणी कीजिए। इसमें क्या है? भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों को केवल वैधानिक पहचान ही नहीं देता, बल्कि उन्हें अधिकार संपन्न भी बनाता है। इस उद्देश्य से संविधान में अनुच्छेद 243 जी से जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। यह अनुसूची पंचायतों को 29 क्षेत्रों में योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार प्रदान करती है। यह शक्तियों का हस्तांतरण पंचायतों को आत्मनिर्भर, प्रभावी और जवाबदेह स्थानीय सरकार के रूप में स्थापित करने के लिए किया गया है।
इन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक बुनियादी सेवाओं से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शामिल है। तो क्या कहे, संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों को जो अधिकार मिले हैं, जो शक्तियां का क्षण हुआ है, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको जवाबदेही बनाने के लिए इनमें अनेक 29 क्षेत्रों में योजनाएं लागू करने के लिए उन्हें अधिकार प्रदान किए हैं। तो इन अधिकारों को देखते हैं। ग्राम पंचायतों को सौंपे गए प्रमुख विषय 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में टोटल 29 क्षेत्रों में अधिकार सौंपे गए हैं। उनकी सूची है: कृषि एवं संबंधित सेवाएं, कृषि विस्तार, मृदा संरक्षण, भूमि सुधार, सिंचाई और जलाशय। कृषि और जल से संबंधित कई मुद्दों पर ये अधिकार इनको दिया गया है। पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, डेयरी और मछली पालन, इन पर ये अधिकार, इनमें शक्तियां दी गई हैं जिस पर ये काम करवा सकते हैं। वन और पर्यावरण, सामाजिक वानिक, लघु वन उत्पाद, फार्म वानिकी, इन पर भी। ग्रामीण उद्योग, खादी, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जिसमें खाद्य प्रसंस्करण शामिल है। रोजगार और गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ योजनाएं, स्वरोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण। शिक्षा और संस्कृति, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियां, इन पर भी इनको अधिकार दिया गया है। स्वास्थ्य और पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, विकलांग एवं कमजोर वर्गों का कल्याण। बुनियादी ढांचा, ग्रामीण सड़कें, पुल, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सामाजिक सुरक्षा और वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली, सामुदायिक संपत्ति का संरक्षण और मेलों बाजारों का संचालन। इन 29 टॉपिक पर इनको अधिकार प्रदान, शक्तियां प्रदान की गई हैं। इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? इन 29 विषयों का पंचायतों को हस्ताक्षर इस विषय पर आधारित है कि स्थानीय जनता की आवश्यकताओं को बेहतर रूप से स्थानीय निकाय ही समझ सकते हैं। इन शक्तियों के माध्यम से ग्राम पंचायत केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं बल्कि विकास और सामाजिक न्याय की अग्रिम इकाई बन सकते हैं। तो इन 29 विषयों को इस प्रकार दिया गया है कि इसमें पंचायतें बेसिक रूप से वो जो लोग डेली यूज करते हैं, उनको जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से अपने लोगों का विकास बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए इनको इनकी शक्तियां दी गई है। हालांकि इन विषयों में अधिकारों का प्रभावी हस्ताक्षर अभी भी राज्य सरकारों की इच्छा और प्रयास पर निर्भर कर सकता है। इसमें अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन इस पर प्रभावी रूप राज्य सरकार का है। ये सजेस्ट कर सकते हैं, राज्य सरकार चाहे तो इनकी सजेशन को मानकर इन्हें लागू कर सकती है। तो इसका इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष है? 73वें संविधान संशोधन पंचायतों को दिए गए अधिकार लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि ग्रामीण भारत की आवाज अपनी पंचायतों के माध्यम से सुनी और क्रियान्वित की जा सके। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। शहरी प्रशासन के लिए हुए 74वें संविधान संशोधन पर चर्चा कीजिए। 74वें संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में देश में शहरी शासन प्रणाली को सशक्त और संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए उद्देश्य से लाया गया। इसमें क्या है कि शहरी प्रशासन के लिए हुए 74वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, ग्राम पंचायतों के अधिनियम के बाद 73वें संविधान संशोधन के बाद, इसमें क्या है कि यह संशोधन 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। इसके तहत संविधान में भाग 9 में जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 तक शहरी स्थानीय निकाय नगर पालिकाओं से संबंधित है। इस संशोधन ने शहरी प्रशासन को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, उत्तरदायी, पारदर्शी और विकेंद्रीकृत बनाया। इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं? यह 3 स्तरीय शहरी निकायों की व्यवस्था है। इसमें क्या है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई है। नगर पंचायत उन क्षेत्रों के लिए जो ग्रामीण से शहरी में बदल रहे हैं, नगर परिषद मध्यम आकार के नगरों के लिए और नगर निगम बड़े शहरों के लिए। प्रत्यक्ष चुनाव, नगर पालिकाओं के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से किया जाता है। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को वार्डों में बांटा जाता है। आरक्षण का प्रावधान भी है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं कम से कम 33% के लिए सदस्यता और अध्यक्ष पदों में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। कार्यकाल, इसका कार्यकाल प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। यदि समय से पूर्व विघटन हो जाए तो 6 माह के भीतर पुनः चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। 12वीं अनुसूची का समावेश, संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगर पालिका के 18 कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए। इसमें शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी परिवहन, गरीबी उन्मूलन आदि टॉपिक शामिल है।
और 12वीं अनुसूची में इसमें क्या है कि नगर पालिका के 18 कार्य क्षेत्र शामिल किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग शहरी निकायों के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, जो कि अनुच्छेद 243 के अंडर आता है। राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य में एक राज्य वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई, जो 5-5 वर्षों में वित्तीय वितरण की समीक्षा करता है। महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकले इसके? 74वें संविधान संशोधन से पहले सरकारी प्रशासन राज्य के अधीन एक विविध और असंगठित व्यवस्था थी, लेकिन इस संशोधन के बाद नगर पालिकाएं संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर चुकी थी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूती मिली, शहरी गरीबों, महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी को बढ़ावा मिला। इसका क्या निष्कर्ष है? 74वां संविधान संशोधन शहरी प्रशासन के इतिहास में एक मील का पत्थर है। इससे नगर पालिकाएं संस्था केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर नीति निर्माण और निर्णय लेने में सक्षम इकाइयां बन गई। यह शहरी लोकतंत्र को न केवल मजबूत करता है बल्कि सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को भी जमीनी हकीकत में बदलने का प्रयास करता है। तो किस नंबर 11 में देखेंगे संविधान के 74वें संशोधन द्वारा शहरी निकाय को किन किन शक्तियों का हस्ताक्षर किया गया, सूची बनाई हो। संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा शहरी स्थानीय निकायों नगर पालिकाओं के अधिक सक्षम, स्वायत्त और उत्तरदायी बनाने के लिए उन्हें विविध प्रकार के कार्य और अधिकार सौंपे गए। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत नगर पालिकाओं को ऐसे विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया जो कि स्थानीय शासन से संबंधित है। इन कार्यों को 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसमें 18 विषय शामिल है। ये विषय इस प्रकार है। पहला है नगर और कस्बा नियोजन, दूसरा है भवन निर्माण, भूमि उपयोग और नियमन, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाएं, सड़क पुल आदि का निर्माण एवं अनुरक्षण, जल आपूर्ति, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमक सेवाएं, शहरी वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण, कमजोर वर्गों की सुरक्षा जैसे कि विकलांग वर्ग और मानसिक रूप से अस्वस्थ, झुग्गी बस्ती सुधार और उनका पुनर्विकास, शहरी गरीबी उन्मूलन, शहरों के सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण, पार्क, उद्यान, खेल सुविधाएं इत्यादि, संस्कृति, शिक्षा, सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना, शमशान, खुलिस्तान, शवदहन गृह आदि का प्रबंधन, पशु देखभाल, उनके पीने के जल की व्यवस्था, क्रूरता की रोकथाम, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, सड़क प्रकाश, पार्किंग, सार्वजनिक शौचालय, बस अड्डों आदि का प्रबंधन, नगर स्तर पर शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। और 12वीं अनुसूची के इन विषयों के माध्यम से शहरी निकाय व एक विकेंद्रीकृत और समावेशी शासन प्रणाली के तहत शहरों के नियोजन, विकास और प्रबंधन का सशक्त आधार दिया गया। इससे नागरिकों को स्थानीय स्तर पर सेवाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध कराना संभव हुआ। दोस्तों आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। जिला योजना समितियों के कार्य, उनके उत्तरदायित्व और इसकी संरचना पर टिप्पणी कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, भारत में पंचायती राज और नगर पालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 243(j)(d) के माध्यम से जिला योजना समितियों, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज, DPC जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, के संगठन का प्रावधान किया गया। इन समितियों का गठन राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार किया जाता है ताकि जिला स्तर पर ग्रामीण और शहरी निकाय की योजनाओं का समन्वय कर समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। जिला योजना समितियों के मुख्य कार्य और उनका उत्तरदायित्व, स्थानीय योजना का समेकन। समिति का प्रमुख कार्य है कि वह पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एकीकृत करती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का क्या मुख्य कार्य है कि जो ये नगर पालिका और पंचायत हैं जो योजनाएं तैयार करती है उनको एक साथ इकट्ठा करती है। जिले की समग्र विकास योजना तैयार करती है। समिति पूरे जिले के लिए एक समग्र विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। पूरे जिले की प्लानिंग को एक साथ इंटीग्रेट करके उसकी प्लानिंग तैयार करती है। राज्य सरकार को योजना प्रस्तुत करती है। तैयार की गई मसौदा योजना को राज्य सरकार को अनुमोदन
हेतु भेजना, जिससे वह राज्य स्तरीय विकास एजेंडा से मेल खा सके। वह स्टेट गवर्नमेंट को भेजती है ताकि पूरे जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सबको कंबाइन करके उसकी प्लानिंग करके राज्य स्तरीय विकास एजेंडे से मेल खा सके। संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। समिति यह सुनिश्चित करती है कि जिले के विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का वितरण जरूरत के अनुसार और सभी क्षेत्रों पे समान अवसर मिले। स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना। समिति को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह योजना बनाते समय स्थानीय आवश्यकताओं, समस्याओं और अवसरों को प्राथमिकता दे। तो जो भी प्लानिंग होती है उसमें सबसे पहले क्या देखा जाता है कि जो स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं हैं, उनकी समस्याएं हैं तथा उनको क्या क्या अवसर प्रदान किए जा सकते हैं, उसको प्राथमिकता दी जाती है। विभिन्न निकायों के बीच समन्वय। जिला योजना समिति पंचायतों, नगर पालिकाओं और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बनाए रखती है ताकि विकास योजनाएं प्रभावी रूप से लागू हो सकें। यह एक मतलब रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है कि इनके बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करती है। लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देना। समिति में पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जिससे नीचे से ऊपर की योजना प्रक्रिया को बल मिल सके, ताकि नीचे से छोटी संस्था या वाली ग्रामीण पंचायती राज से लेकर ऊपर स्टेट गवर्नमेंट तक इसकी जो योजनाएं लागू होती हैं उसको ढंग से लागू किया जा सके। संरचना संबंधी बिंदु। इसकी संरचना क्या है समिति की? समिति में पंचायतों और नगर पालिकाओं की कम से कम 4-5 सदस्य निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला योजना समिति का अध्यक्ष भी होता है। जो भी जिला परिषद होता है उसका मेन जो कई जिलों को मिला के एक जिले का परिषद उसका अध्यक्ष बनता है, जो कि जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए एक महानगरीय योजना समिति अनुच्छेद 243ZE का भी प्रावधान है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है इस क्वेश्चन का? जिला योजना समिति स्थानीय शासन के विकेंद्रीकरण और भागीदारी आधारित विकास योजना को साकार करने में एक केंद्रीय कड़ी की तरह कार्य करती है। ये समितियां न केवल विभिन्न योजनाओं का समन्वय करती हैं, बल्कि स्थानीय जनता की जरूरतों के अनुसार वास्तविक विकास की दिशा की तय करती है। तो यह केवल मतलब एक बीच में समन्वय नहीं करती, बल्कि उनको स्थानीय लोग होते हैं, उनकी जरूरतों के अनुसार उसे वास्तविक मतलब प्रैक्टिकल रूप में भी कार्य के लिए आगे आती है, जिससे लोगों को सहायता मिल सके, उनकी जरूरतें पूरी हो सकें। अगला क्वेश्चन है स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए। जो स्थानीय निकाय है उनकी कार्य प्रणाली क्या है? स्थानीय स्वशासन संस्थाएं लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आधारशिला मानी जाती है। भारत में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों को संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिससे उनकी कार्य प्रणाली अधिक संगठित और उत्तरदायित्व बनी। कार्यात्मक भूमिका क्या है इसकी? स्थानीय निकाय का प्रमुख कार्य क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण, उनका क्रियान्वयन और निगरानी करना। उनका मुख्य कार्य क्या है? जो क्षेत्रीय आवश्यकता अपने लोगों की आवश्यकता के अनुसार योजना का निर्माण करते हैं, उनको आगे भेजते हैं तथा उन पर जो कार्य हो रहा है उसकी निगरानी करते हैं। ग्राम पंचायतें वार्षिक विकास योजना बनाती है, जिन्हें ग्राम सभा की स्वीकृति मिलती है। ग्राम सभा न केवल निर्णय लेने वाली संस्था है, बल्कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का भी एक माध्यम है। इसके नियंत्रण की व्यवस्था क्या है? हालांकि स्थानीय निकाय को विकेंद्रीकृत शासन के रूप में देखा जाता है, परंतु राज्य सरकारें इनके ऊपर नियंत्रण रखती है। ये ऐसे कानून के हिसाब से देखें तो इसके ऊपर ये एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के रूप में है, जो स्थानीय लोगों के लिए काम करती है, परंतु इसके ऊपर राज्य सरकारों का नियंत्रण है। यह नियंत्रण विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय रूपों में होता है। तो मतलब टोटली कंट्रोल इसका स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। राज्य सरकारें इन निकायों के कार्य की समीक्षा कर सकती है, उन्हें भंग कर सकती है और उनकी पुनर्स्थापना हेतु 6 माह में चुनाव करना अनिवार्य होता है। वित्तीय आधार। स्थानीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था 4 प्रमुख स्रोतों पर आधारित है। कर, गृह कर, सिंचाई कर, व्यवसाय कर आदि। ये गृह कर ले सकते हैं, सिंचाई कर ले सकते हैं और व्यवसाय पर कर लगा सकते हैं। अनुदान। राज्य और केंद्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता, जो सरकार की तरफ से ग्रांट मिलता है वो पैसा इनके पास होता है। सार्वजनिक अंशदान, जैसे सामुदायिक निधियां, ये लोग आपस में पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। उत्पादन आधारित आय, जैसे आटा मिल
सिनेमाघर से प्राप्त आय। वास्तव में इन निकायों की प्रमुख आय राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भर करती है। यद्यपि उन्हें कर लगाने से अधिकार प्राप्त है, परंतु इसका प्रभावी प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि लोग लोकल होते हैं, वो लोगों पर टैक्स नहीं लगाते, क्योंकि इसका असर लोकल लोगों पर ही पड़ता है। अगला पॉइंट है राज्य वित्त आयोग की भूमिका। 73वें संशोधन के पश्चात प्रत्येक राज्य में 5 वर्षों के अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य है, जिसका कार्य करों, शुल्कों और अनुदानों के वितरण के लिए मार्गदर्शन देना होता है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। व्यवहारिक चुनौतियां क्या हैं इसके लिए? ग्राम सभाओं की बैठक कई स्थानों पर औपचारिकता तक सीमित होती है। ग्राम पंचायत होती हैं, उनकी कमेटी जो गठित होती है, उनकी बैठकें औपचारिक रूप से होती हैं, कोई लेना देना नहीं। कई बार होती है तो डॉक्यूमेंट में चढ़ा देते हैं, वैसे प्रैक्टिकल होती नहीं है। जातीय और वर्गीय उत्सव विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बाधित करता है। हमारा समाज है जो मेल डोमिनेंट है, तो उसमें महिलाओं को आगे नहीं लाया जाता। और कई ग्राम पंचायतों में क्या होता है कि कई जातियों का वर्चस्व होता है तथा उनका ही ग्राम प्रधान चुना जाता है। तो इस कारण इसका क्या है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला इसमें पिछड़ जाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? स्थानीय चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप, उम्मीदवारों को समर्थन और बाद में वोट बैंक की राजनीति प्रचलित है। तथा इसका एक फायदा ये भी उठाया जाता है कि राजनीतिक इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो कई उम्मीदवारों का समर्थन करती है और बाद में वोट बैंक लोगों को वोट बैंक की राजनीति से इसका फायदा उठाती है। पंचायतों के पास संसाधनों की कमी विशेषकर वित्तीय और उनकी कार्य क्षमता को बाधित करती है। मेनली पंचायतों का क्या काम है कि वो अपनी जरूरतें बताती हैं, फंड मिलता है और उन पर काम कराती हैं। तो जब फंड ही नहीं मिलेगा तो मेन दिक्कत तो क्या होगी? वित्तीय। अगला पॉइंट है हालिया परिवर्तनों की झलक। हाल में क्या परिवर्तन हुआ? 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 ने 2,292 करोड़ की राशि पंचायतों को अनुदान स्वरूप दी, जिससे स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हुई। इसके बावजूद राज्य सरकारें भी जीएसटी व्यवस्था में केंद्र पर निर्भर है, जिससे स्थानीय निकायों को समय पर पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हो पाता। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? स्थानीय निकायों की कार्य प्रणाली लोकतंत्र की जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, किंतु इसके सफल क्रियान्वयन हेतु राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रशासनिक पारदर्शिता, वित्तीय सशक्तिकरण अत्यावश्यक है।